Hello friends, welcome back to Pharma Pathshala. So friend, in today's session we will discuss and cover the part two about temperature mapping, right? Like in my earlier video, as you all know, हमने जो temperature mapping के बारे में basics के बारे में like WHO TR961 NX9 के बारे में एंड पूरा टेम्परेचर मैपिंग अबाउट कंट्रोल्ड एरियाज के बारे में जो बेसिक डिस्कशन करा था उसी का डिटेल डिस्कशन आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि मतलब लास्ट वीडियो में मैंने क्या क्या डिस्कस करा था, उसके बाद फिर हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट? सो पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हमने बात करी थी WHO TRS 961 NX9 के बारे में हमने डिस्कस करा था, राइट? अबाउट टेम्परेचर मैपिंग स्टडी of controlled areas within the pharmaceutical industry। इसके बारे में हमने डिस्कस करा था, राइट? तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बेसिक आपको थोड़ा सा बताया था, आपको फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्या है कि फ्रेंड, जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, जो भी मेरे स्टोरेज एरिया है या फिर अगर मैं थोड़ा सा इसको और मतलब ब्रॉड स्पेसिफाई करूं, तो ये जो भी मेरे कंट्रोल्ड एरियाज हैं, राइट, विद इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो उसमें जो भी हम कंट्रोल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं लाइक RS टेम्परेचर, राइट, तो इसके पीछे का जो रैशनल होता है वो रैशनल कहाँ से आता है? बेसिकली अगर मैं ये बोलूं कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, राइट, अगर मैं ये बोलूं कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, व्हाई टेम्परेचर मैपिंग ऑफ एनी एरिया और लेट्स से एनी इक्विपमेंट, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? So the rationale behind is whatever the control condition generally which we are giving to any controlled area or let's say to any storage area, right? So the rationale which is come from that rationale comes from this mapping study, right? On the basis of mapping study, whatsoever my hotspot is generally be decided, एंड what about कोल्ड स्पॉट, राइट? सो ये सब चीजें जो डिसाइड होती है वो मैपिंग स्टडी के हिसाब से डिसाइड होती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा बताता हूँ कि WHO TRS 961 NX9 के अलावा और कौन कौन सी रेगुलेटरी एजेंसियां हैं जो इसके बारे में बात करती है, राइट? तो जैसे अगर मैं बात करूं PDA टेक्निकल रिपोर्ट नंबर 39। व्हाट इज PDA? पेरेंटल ड्रग एसोसिएशन, राइट? पेरेंटल ड्रग एसोसिएशन होता है इसमें इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो उसके चैप्टर TR बोले तो टेक्निकल रिपोर्ट, तो अलग अलग चैप्टर्स को टेक्निकल रिपोर्ट में डिसाइड मतलब वो नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो टेक्निकल रिपोर्ट नंबर 39 में ये बताया गया है कि जो भी मेरे कंट्रोल्ड एरियाज होंगे उसकी मैपिंग कैसे करनी है, लाइक एंड थ्रू आउट जब भी कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होगा तो वाइल इट्स ट्रांसपोर्टेशन और ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या कंट्रोल कंडीशन होंगी और कैसे कैसे उस कंट्रोल कंडीशंस को मेंटेन करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे, राइट? तो ये सब चीजें हमने PDA TR नंबर 39 में दिया गया। इसके अलावा USP 1079 चैप्टर, ऑब्वियसली, ठीक है, ये USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, यू ऑल नो। तो उसके जो चैप्टर नंबर 1079 में उसमें भी ये बताया गया कि हाउ वी आर कंट्रोलिंग एनी स्टोरेज एरिया और throughout its storage period as well as its transportation period, कैसे स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कैसे कैसे हम उसको कंट्रोल करते हैं, एंड अगर मैपिंग की बात करें कैसे मैप करते हैं, ये सब चीजें इनमें बताया गया, राइट? ये तो हो गया मेरा रेगुलेटरी एक्सपेक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि मैपिंग होती क्या है और क्यों करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, राइट? तो सबसे पहले टेम्परेचर मैपिंग, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि जो टेम्परेचर मैपिंग हम करते हैं विद इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो वो दो केसेस में करते हैं। एक तो हम करते हैं स्टोरेज एरिया का, स्टोरेज एरियाज, और लेट्स से कंट्रोल्ड एरियाज, राइट, कंट्रोल्ड एरियाज, ठीक है। और दूसरी हम करते हैं इक्विपमेंट्स, ऑब्वियसली ऐसे इक्विपमेंट जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं माइक्रोवेव इंक्यूबेटर, cooling cabinet, refrigerator, right? So these are the various equipments which are generally being used into the pharmaceutical industry, right? So as and when depend upon their frequency, जब भी उनकी frequency आती है तो उनकी मैपिंग स्टडी करते हैं। और अगर हम बात करें इनिशियली, तो इनिशियली पहले कोई भी इक्विपमेंट होगा तो ऑब्वियसली वो क्वालिफिकेशन फेज से जाएगा। क्वालिफिकेशन फेज, उसमें क्या होगा? IQ, OQ, PQ, ठीक है, इक्विपमेंट के केस में।
और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया में कैसे होगा, सबसे पहले डिजाइनिंग होगी एरिया की, डिजाइनिंग, ठीक है। उसके बाद से एचवेक क्वालिफिकेशन, एचवेक क्वालिफिकेशन के पहले अगर पैरेलली अगर बात करें एरिया क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद जब हमारा डिजाइन हो गया एचवेक, एचवेक में मतलब एचयू जोनिंग वगैरह हो गई, ठीक है। एचयू जोनिंग थोड़ा डिटेल बताऊंगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, सो आप लोग प्लीज पेशेंस बना के देखिएगा, अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। एचयू जोनिंग हो गई, एचवेक क्वालिफाई हो गया, पैरेलली एरिया क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद जब मेरा सेटअप रेडी हो गया, एरिया रेडी हो गया, राइट, फिर उसकी पैलेट, उसके अंदर क्या बोलते हैं, ग्रीडिंग, एरिया के अंदर उसकी ग्रीडिंग हो गई, प्लस पैलेट, पैलेट पैलेटिंग हो गई, मतलब पैलेट्स वगैरह हमने उसमें मतलब फिक्स कर दिए। उसके बाद जब फाइनली हमारा एरिया रेडी हो गया, राइट, फिर हम उसकी फाइनली मैपिंग करते हैं। तो ये जस्ट एक स्टेप्स है विच आर जनरली बीइंग फॉलोड ड्यूरिंग द एंटायर टेम्परेचर मैपिंग स्टडी, राइट। और लेट्स से प्रायर टू मैपिंग स्टडी दीज आर द प्रीरिक्विजिट्स, ऐसा समझिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको क्या करता हूं, एक कोई भी एक फार्मास्यूटिकल स्टोरेज एरिया का एग्जांपल ले लेता हूं और आपको समझाता हूं। सबसे पहले एरिया की बात करते हैं, एरिया की मैपिंग कैसे करते हैं, राइट। तो लेट्स से कि फ्रेंड्स ये जो मेरा है, ये मेरा एक रूम है, ठीक है। इस रूम का नाम हम देते हैं रॉ मटेरियल स्टोरेज, रॉ मटेरियल स्टोर, या फिर आप लोग जो समझते हैं आरएम स्टोर, ठीक है। ये एक रूम है, ठीक है। तो सपोज करिए ये एक रूम है, राइट। तो ये सबसे पहले क्या होगा, अगर हम इसकी मतलब अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, राइट, जैसा कि WHO TRS 961 में लिखा गया, क्वालिफिकेशन फेजेस ऑफ एनी स्टोरेज एरिया, लेट्स से, राइट, विद इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये मेरा हो गया एक स्टोरेज एरिया, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होगी फ्रेंड्स, इस रूम की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, नंबर 1, सबसे पहले क्या होगी, इसकी क्या होगी, डिजाइनिंग है, लेट्स से प्रोजेक्ट एक्टिविटी, राइट, प्रोजेक्ट एक्टिविटी which includes building readiness, ठीक है। और लेट्स से बिल्डिंग रेडनेस, और लेट्स से मतलब इसकी जो भी क्या क्या बोलते हैं, इसकी जो भी मतलब बिल्डिंग की जो मतलब जो भी नई बिल्डिंग की जो फॉर्मेशन होती है, वो सारा का सारा मतलब बिल्डिंग मतलब रेडनेस वगैरह हो गई, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद से क्या हो गई आपकी प्रोजेक्ट एक्टिव हो गई। देन आपकी क्या होती है प्रोजेक्ट के टाइम पे, आपको पता ही होगा, जो लोग ऑब्वियसली जो लोग ग्रीन फील्ड में काम कर रहे होंगे, तो बेसिकली क्या होता है उसमें डक्टिंग, पता ही होगा आपको। जब भी बिल्डिंग वगैरह की आपका क्या होता है मतलब प्रोजेक्ट एक्टिव स्टार्ट होता है, तो पैरेलली हम डक्टिंग भी कर देते हैं टू गेट मोर एप्रोप्रिएट रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर जीएमपी एरिया, राइट। तो डक्टिंग बोलते ऑब्वियसली एचयू डक्टिंग की अगर बात यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं, विद रिस्पेक्ट टू एचयू, राइट, डक्टिंग हो गई। देन पैरेलली हमारा क्या होता है, एरिया क्वालिफिकेशन भी चलता रहता है। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा यही बता देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमने अपने यहाँ पे इस चैनल पे अभी एरिया क्वालिफिकेशन डिस्कस नहीं कर रहा है, तो वो एक सेशन में रखूंगा डेफिनेटली, उसमें पूरा समझाऊंगा डिटेल में। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली जो हमारा कंट्रोल एरिया, स्टोरेज एरिया, जिसकी मैपिंग स्टडी की बात कर रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। तो एरिया क्वालिफिकेशन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, सपोज कोई लेट्स से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, या फिर आप अपने जहाँ पे भी आप हैं वहां पे जहां से वीडियो देखो, उसको एक रूम, आप एक रूम सपोज करो, राइट। तो वो अगर सपोज करो अगर वो जो रूम है मेरा वो एक जीएमपी एरिया, राइट, या फिर तो उसकी अगर मैं एरिया क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो एरिया क्वालिफिकेशन में क्या होगा, उसमें क्या होगा कि जो भी उस पर्टिकुलर एरिया की जो भी मतलब फिजिकल पैरामीटर्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर एरिया, लाइक फिजिकल डायमेंशन चेक, फिजिकल डायमेंशन चेक। इसमें क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स, जैसे अगर मैं बात करूं कोई रूम है, राइट, तो उस रूम की मतलब प्रॉपर मतलब क्या बोलते हैं, इपॉक्सी वगैरह हुई है कि नहीं, राइट, उसकी मतलब लेंथ, विड्थ, हाइट ऑब्वियसली ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम, ठीक है। उसके बाद से प्रॉपर मतलब प्रॉपर इपॉक्सी वगैरह हुआ है कि नहीं, राइट। उसके बाद से कहीं मतलब कोई डेंट वेंट तो नहीं है, मतलब जो भी एक आइडियल जीएमपी एरिया की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो जो भी उसके अलग अलग टेस्ट मतलब अलग अलग उसके मतलब चेक पॉइंट्स होते हैं, राइट। ये चेक पॉइंट्स आपको अगर आपको डिटेल अगर आपको पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा, आईएसपी की गाइडलाइन है, राइट। आईएसपी की गाइडलाइन का नाम है वॉल्यूम 5 या वॉल्यूम 4 में भी, कमिश्निंग क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है, ऑफ एनी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जीएमपी एरिया। तो आप वहां जाओगे तो वहां पे पूरा का पूरा डिटेल में बताया गया है कि जब भी कोई न्यूली इंट्रोड्यूस एरिया है, जब भी उसका हम क्वालिफिकेशन करते हैं, तो कौन कौन से चेक पॉइंट्स हम आइडियली फॉलो करते हैं, राइट। तो जस्ट मैं आपको एक क्रिस्प पॉइंट बता रहा हूं, तो एरिया क्वालिफिकेशन में जो भी पर्टिकुलर रूम है उसके फिजिकल डायमेंशन है उसकी चेकिंग करेंगे, राइट।
फिर आपका अगर डोर जीएमपी डोर है तो डोर की प्रॉपर फिक्सिंग वगैरह, लॉकिंग वगैरह है कि नहीं, इंटरलॉक्स वगैरह है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम एरिया क्वालिफिकेशन में डिस्कस करते हैं, राइट। अच्छा, एरिया क्वालिफिकेशन के बाद हमारा क्या होता है, एएचयू जोनिंग। एएचयू जोनिंग का क्या मतलब है फ्रेंड्स, जैसे सपोज करिए ये एक रूम है ना मेरा, मान लीजिए रूम है, तो मान लीजिए एक ऐसा, ये ऐसा मान लीजिए, ठीक है, और फिर ये मेरा एक सर्विस फ्लोर पे जा रहा है, फिर ये एएचयू से कनेक्टेड है मान लीजिए, ठीक है। तो जो भी ये मेरा रूम है ना, तो इसकी एएचयू जोनिंग करेंगे। जोनिंग बोले तो कि जो भी एएचयू है मेरा, लेट से, या फिर अगर एएचयू ऑब्वियस, उसके बाद मेरा एचवे का पार्ट आता है, हेपा वगैरह, या फिर जो भी प्री फिल्टर है जो भी है, तो जो भी एएचयू इस रूम को सप्लाई करने वाला, राइट, उसकी जोनिंग वगैरह डिसाइड करेंगे। कब डिसाइड करते हैं, जब एरिया क्वालिफिकेशन में हो गया, या फिर पैरेलली भी कर सकते हैं, राइट, डोंट गेट कंफ्यूज, पैरेलली भी हम करते हैं, ठीक है। एरिया क्वालिफिकेशन चल रहा है और साइड बाय साइड मेरा एएचयू जोनिंग हम कर सकते हैं, राइट। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी मेरा सर्विस फ्लोर पे, जो भी मेरा एयर फिल्ट्रेशन, एयर असेंबली है, जो भी मेरा एएचयू सिस्टम है जहां पे सर्विस फ्लोर पे, ठीक है, वहां कौन से नंबर का एएचयू, जैसे सपोज करें हमारे पास मान लीजिए 1 2 3 से करके हमारे पास पूरे प्लांट में मान लीजिए 15 एएचयू है, तो हम ये डिसाइड कर लेंगे एएचयू जोनिंग के टाइम पे कि कौन से एएचयू पर्टिकुलरली इस रूम को सप्लाई देने वाली है, राइट। ये सब चीजें हम बेस्ड अपॉन, ऑब्वियसली बेस्ड अपॉन देयर लेआउट, जो भी हमारा प्लांट का जब लेआउट डिजाइन करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें हम एएचयू जोनिंग वगैरह डिसाइड कर लेते हैं, और उसी, ठीक है, तो ये एएचयू जोनिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद देन आपका आता है एचवेक क्वालिफिकेशन। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जब भी मैपिंग करेंगे तो सब जाहिर सी बात है, मैपिंग करने के लिए बेसिकली मैपिंग में क्या होती है, मैपिंग में क्या होती है कि हमें जो भी आरएच, मान लीजिए कि इस आरएम स्टोरेज रूम में हमने आरएच फ्रीज किया बेस्ड अपॉन आवर प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि हमें 55 आरएच रखना है, नॉट एनएमटी, नॉट मोर देन 55 आरएच। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर हमें रखनी है नॉट मोर देन 30 डिग्री, राइट। तो ये दो कंडीशन हमें, मान लीजिए अगर हमें चाहिए एनएमटी 30 डिग्री एंड एनएमटी 55% आरएच टेम्परेचर, तो मान लीजिए ये दो कंडीशन जो हमने डिसाइड करी है प्रोडक्ट नेचर के हिसाब से, उसको मैप करना है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले एएचयू क्वालिफाई करेंगे ना, हम एचवेक सिस्टम क्वालिफाई करेंगे। तो फिर एएचयू जोनिंग के बाद एक बार एएचयू जोनिंग हो गई, सारी डक्टिंग वगैरह सारा कुछ फिल्टर वगैरह पूरा जो उसकी एएचयू पार्ट, वो एक अलग डिस्कशन है, वो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो सेपरेट एएचयू के साइकिल में जाता है। तो सारा का सारा एचवेक सिस्टम में क्वालिफाई हो गया, लाइक उसकी आईक्यू ओक्यू पीक्यू हो गई, और जो भी इस रूम में जो भी अगर आरएम स्टोर, अगर कंट्रोल एरिया हेपा होगा, उस हेपा के अगेंस्ट में जो भी टेस्ट वगैरह है जो कि हमने एचवेक पार्ट में क्वालिफाई किया था, लाइक एयर वेलोसिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ठीक है, फिर एनवीपीसी हो गया, एरिया रिकवरी हो गया, राइट, टेम्परेचर एंड आरएच रिकवरी हो गया, ठीक है, एयर विजुलाइजेशन हो गया, ये सब सारे टेस्ट कंप्लीट करने के बाद जब यहां तक हम कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स ना, तब हम आ जाते हैं यहाँ पे इस, अब हम बात करते हैं इस रूम के मैपिंग की। क्यों करनी है मैपिंग, ये कंडीशन हमें अचीव करानी है, राइट। मैं इनिशियली की बात कर रहा हूं आईक्यू, अच्छा ये हो गया। अब देखिए, अब डायरेक्टली हम पीक्यू स्टेज की बात करते हैं। इसका अभी ये यही चल रहा है, क्वालिफिकेशन फेजेस ऑफ स्टोरेज एरिया, राइट, ठीक है। तो अब हम इसके पीक्यू प्लान करते हैं, ठीक है, पीक्यू प्लान करते हैं। अच्छा, तो पीक्यू प्लान करने के बाद एक तो मेरा वो हो गया जो इसके सपोर्टिंग जो एरियाज वगैरह है, लाइक एचयू हो गया, एरिया क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है, एचवेक हो गया, ये सब सारा कुछ प्रीरिक्विजिट हमने कंप्लाई कर लिया। अब जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कि ऐसे समझिए ये मेरा रूम था, ठीक है। अच्छा, अब ये रॉ मटेरियल स्टोरेज रूम है, जो आप वो अज्यूम कर लीजिए जो आपके प्लांट में होगा, राइट। तो अब इसमें जाहिर सी बात है कि जो भी मटेरियल रखेंगे हम रॉ मटेरियल स्टोरेज में, ठीक है, जो भी एपीआई जो भी मार्केट से आ रहा है और जिसका स्टेजिंग करने के बाद जीआरएन बनाने के बाद वो एक अलग लाइफ साइकिल है डिस्पेंसिंग का, स्टोर का, वो भी डिस्कस करेंगे बाद में, जब भी हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हेनेवर वी आर इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यू ड्रग मॉलिक्यूल और न्यू मटेरियल into at our plant, so what and all procedure generally we are following, like either starting from its staging through its GRN stage, then आपका अंडर टेस्ट लेवल, ये सब अप्रूव लेवल, वो एक डिस्कशन फर्दर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए ये मेरा शॉर्ट, तो अब ये रूम मेरा पूरा रेडी हो गया, ठीक है, बट ये पूरा एम्प्टी कंडीशन है, अभी इसमें कोई पैलेट वैलेट ग्रीडिंग वीडिंग नहीं हुई है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जाहिर सी बात है जो हम डाटा लॉगर प्लॉट करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो नंबर ऑफ ग्रिड्स के हिसाब से, अगर आप WHO-TRS पढ़ोगे या फिर और कोई भी गाइडलाइन पीडीए टेक्निकल रिपोर्ट में 39 पढ़ो, या फिर USP 1079 जो मैंने आपको बताया था पढ़ो, उसमें दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ ग्रिड्स है ना, जो डाटा माई डाटा लॉगर सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ग्रिड्स, लाइक हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्रिड्स आर प्रेजेंट within that particular room to which we are going to map
for my mapping study, right? So it depends. Number of data loggers depends upon the number of grids, and also it depends upon the height of the ceiling height of that particular room. ये दो कंडीशन होती है, ठीक है। अब देखिए, तो इस रूम की फ्रेंड्स मान लीजिए हमने क्या करी, हमने ऐसे ग्रीडिंग कर दी, ऐसे एक जस्ट एक ब्लॉक डायग्राम, ग्रीडिंग हो गई, ठीक है, ग्रिड हो गई, नंबर ऑफ ग्रिड्स डिसाइड हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हमारी गाइडलाइन की रिक्वायरमेंट क्या बोलती है कि हाउ माई डाटा लॉगर जो हम डालेंगे ना, डाटा लॉगर सिलेक्शन क्राइटेरिया, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दो तरह के होते हैं, एक तो हमारा इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ ग्रिड्स, कितने नंबर ऑफ ग्रिड्स है उस पर डिपेंड करता है, राइट। और दूसरा मेरा क्या है, सीलिंग हाइट ऑफ रूम, ऑब्वियसली विच रूम to whom we are going to which we are going to conduct our mapping study, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, थोड़ा सा बड़ा बना के बताता हूं आपको। जैसे ये देखिए, हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है, अगर इफ माई सीलिंग हाइट, ठीक है, इज 3.6 और लेस देन 3.6, पहली कंडीशन बता रहा हूं फ्रेंड, अगर मेरी जो सीलिंग हाइट है रूम की 3.6 या फिर उससे कम है, ठीक है, तो ये मेरा रूम है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ग्रेडिंग हो गई, ठीक है। अब आपको पता ही है, ये जस्ट मैं बता रहा हूं, यहां पे ऐसे हम प्रोडक्ट रखते हैं, ऐसे प्रोडक्ट रखते हैं हम, अगर आपने देखा होगा वेयर हाउस में ऐसे रहता है माल, ठीक है, कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये अब ये मेरा हो गया ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड हो गया, और ये मेरा हो गया ऊपर वाला सीलिंग हाइट, ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, यहां से यहां की हाइट अगर इतनी है या इससे कम है, समझिए ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, दो डाटा लॉगर प्लॉट करेंगे, एक हम यहां पे एकदम, और एक, ठीक है, दो डाटा लॉगर हम डालेंगे, एक एकदम लोअर लेवल पे और एक टॉप लेवल पे, एज पर द गाइडलाइन सजेशंस, ठीक है। अगर ये है हमारी, ठीक है, एक तो ये हो गई कंडीशन फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर मेरा 3.6 और मोर देन 8, ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे ज्यादा है, ठीक है, इससे ज्यादा है, उस केस में क्या करेंगे, कंडीशन चेंज हो जाएगी, 1 2 3, लोअर मिडिल टॉप, ये दो कंडीशन फॉलो करनी है, समझ गए। सीलिंग हाइट का सारा खेल होता है, अगर सीलिंग हाइट ये है और इससे कम है तो दो डॉट अगर एक लोअर पे और एक टॉप पे, ठीक है, ब्रैकेटिंग कर देते हैं। एंड अगर 3.6 से ज्यादा मेरी हाइट है सीलिंग हाइट, उस केस में एक हमारा लोअर पे, एक हमारा वर्किंग हाइट पे, एक टॉप पे। अच्छा, अब आप लोगों ने जो मैपिंग किया होगा तो आप लोगों ने ये टर्म बड़ा सुना होगा कि एक तो हम आपका वर्किंग हाइट पे लगाते, एक टॉप पे लगाते। तो जस्ट मैं बता देता हूं, जैसे जस्ट सपोज करिए जो मेरा सीलिंग हाइट है ना, मान लीजिए फ्रेंड्स ये मेरा रूम है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ग्रेडिंग है, ठीक है। तो सीलिंग हाइट, ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मान लीजिए सीलिंग हाइट मेरी है कितनी, 6 मीटर, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे मैं जस्ट बता रहा हूं। तो जो पहला सेंसर लगाएंगे वो कितने पे लगाएंगे, अब 6 को डिवाइड कर लिया हमने, हमारे 3.6 से ज्यादा है हमारी, तो क्या 3 डाटा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, मिनिमम 3 लगाते हैं। अच्छा, ये जो बताया ना आपको 2 और 3, ये दैट इज मिनिमम, जो भी लिमिट होती है आपको पता ही है, आई एम श्योर यू ऑल अवेयर अबाउट इट, जो भी हमारी लिमिट होती है वो हमारा मिनिमम लिमिट होती है फ्रेंड। मैक्सिमम वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, राइट, दैट डिपेंड्स, राइट। अगर हमें लगता है कि ज्यादा क्रिटिकलिटी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का मेरा ग्रिडिंग सिस्टम है उस पर्टिकुलर स्टोरेज एरिया का, उस केस में हम ऐसा नहीं कि 3 बोल देते, नहीं, आप 4 भी 5 भी कर सकते हो। जैसे सपोज करिए 6 ये है ना, 6 है, तो हम जो पहला डाटा लॉगर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, सबसे पहले एक लोअर पे लगाएंगे, सॉरी, सो जो पहला लगाएंगे सबसे पहले लोअर पे लगाएंगे, लोअर, फिर आपका दूसरा लगाएंगे वर्किंग हाइट, ठीक है, फिर थोड़ा सा
थोड़ा थोड़ा वर्किंग हाइट थोड़ा सा ऊपर, मोर देन वर्किंग हाइट, मोर देन वर्किंग हाइट, ठीक है। और उसके बाद से फिर आपका जो आपका टॉप है थोड़ा सा लोअर देन टॉप, लोअर देन टॉप, और फिर आपका पांचवा जो आपका एकदम टॉप पे, वो टॉप पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको, 6 है ना, तो पहला आप पकड़ लीजिए, 1.2, दूसरा पकड़ लीजिए 1.8, तीसरा पकड़ लीजिए आपका 2.6, चौथा पकड़ लीजिए 3.6 है ना, तो 3.8 पकड़ लीजिए, पांचवा पकड़ लीजिए आप लगभग समथिंग 5.6 या फिर 5 और थोड़ा सा कम कर लीजिए 5.3, और फिर आपका छठा तो आपका 6 पे है ही 6.0। तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे जो हाइट होती है ना, हाइट, ऐसे हाइट को हम उसको बाइफरकेट करते हैं, मतलब उसको तोड़ते हैं, राइट। तो ये मेरी कंडीशन है फ्रेंड्स, मैपिंग में, डाटा लवर केस में, ठीक है, एरिया के केस में, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से कंडीशन मैपिंग करते हैं। तो दो कंडीशन है, पहली है मेरी एम्प्टी कंडीशन, दूसरी है मेरी लोडेड कंडीशन, ठीक है, ठीक है। तो एम्प्टी कर, अच्छा, गाइडलाइन क्या बोलती है, अगर मैं स्पेसिफिकली WHO TRS को मैं अगर कोट करूं 961 NX 9 को, वो ये बोलती है ना कि जो एम्प्टी कंडीशन होगी ना मेरी, उसको क्या करेंगे फ्रेंड, हम OQ के टाइम पे कर लेंगे। अब OQ क्या है, जब भी एरिया क्वालिफिकेशन के बाद जब भी IQ और OQ परफॉर्म होगा ना, तो जब भी OQ करेंगे ना, तो मतलब बेसिकली करेंगे, मतलब जो हमारा PQ है ना, PQ से पहले OQ के टाइम पे ही हम एम्प्टी कंडीशन को हम सिमुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, उसके साथ साथ एम्प्टी कंडीशन क्या करते हैं, ड्यूरिंग OQ, एम्प्टी मैपिंग। अच्छा, ये इनिशियली की बात कर रहा हूं मैं, इनिशियली जब हम करेंगे, उसके बाद जो सीजनल आता है रिक्वालिफिकेशन में, वो बाद में बताऊंगा। एम्प्टी मैपिंग ड्यूरिंग OQ। इसके साथ और भी टेस्ट होते हैं, एक और जैसे होता है हमारा पावर फेलियर स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम, ठीक है। फिर आपका डोर ओपनिंग स्टडी। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारा जो भी हमारा रूम है ना, ये हमारा रूम है मेरा, ठीक है, उसके जो भी से कंसर्न डोर होगा, जब उसको डोर को ओपन करेंगे तो उस ओपन होने से टेम्परेचर RS में क्या एक्सर्शन आ रहा है, और एक्सर्शन जितनी देर में आ रहा है उसके बाद कितनी देर में वो रिकवर कर ले रहा है, जो भी इसकी लिमिट है, मान लीजिए है। ये सब स्टडी हम करते हैं। और इसी के साथ पहले ये करेंगे डोर ओपनिंग स्टडी, फिर पावर फेलियर, फिर आपका एम्प्टी मैपिंग स्टडी, ठीक है। और डाटा लॉगर कैसे प्लॉट करते हैं मैंने आपको बता ही दिया। ये हमारा एम्प्टी बोले तो अच्छा, अब एरिया के कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड एम्प्टी का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। एम्प्टी का मतलब ये है कि एरिया में रेडी हो गया, ग्रीडिंग हो गई, पैलेट्स वगैरह आ गए, बट कोई उसके अंदर मटेरियल वगैरह नहीं है, सब बिल्कुल खाली हो, और एकदम एम्प्टी कंडीशन में, नो मटेरियल हैज बीन लोडेड into that particular or has been stored into that particular area till मतलब till to start of that particular empty study, मतलब empty study start होने के पहले तक कुछ उसमें रखा नहीं गया, that is called empty condition, right, ठीक है, empty condition हो गया, ओके। तो उसमें हमने डाटा लॉगर डाल के, जो भी मैंने बताया था सेक्शन क्राइटेरिया, उसके साथ डाटा लॉगर डाल के, और जो भी मेरी कंडीशन है, जो मैंने कंडीशन वाली नॉट एन एम्प्टी 30 डिग्री एंड एन एम्प्टी 55%, ये कंडीशन को हम सिमुलेट करते हैं एम्प्टी कंडीशन में। तो ये मेरा एम्प्टी कंडीशन का मैपिंग कंप्लीट, राइट। अब लोडेड में क्या करेंगे, लोडेड फर्दर मेरा जब OQ कंप्लीट हो जाएगा एट PQ स्टेज ना, एट PQ स्टेज, ये इनिशियल की बात हो रही है अभी, ठीक है, एट PQ स्टेज में क्या करेंगे फ्रेंड्स, लोडेड में क्या करेंगे, एरिया वगैरह मेरा सब रेडी हो, ग्रेडिंग हो गई, पैलेटेशन हो गया। अब क्या करेंगे, दो तरह से कर सकते हैं, या तो उस पर्टिकुलर रूम को ना, एक हम उसको मतलब क्या करेंगे मैनुअली, मतलब क्या करेंगे, एक डमी कंडीशंस को बोलते हैं ना, डमी कंडीशन में कुछ डमी मतलब पैलेट्स के ऊपर कुछ डमी मतलब अगर प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है, और हमें नीड है कि मतलब, क्योंकि मान लीजिए प्रोडक्ट नया प्लांट बना है फ्रेंड्स, तो नया प्लांट बनने के बाद ऐसा तो नहीं है कि तो हमारी मैपिंग तो डिपेंड करता है प्लांट के प्लानिंग के हिसाब से। कुछ प्लांट है हमारा माल, मान लीजिए हमारे प्लांट में अगर आ गया, तो उस माल बोले तो मटेरियल जो भी आपका आने वाला है, रॉ मटेरियल वगैरह, उसको रख के उस पर्टिकुलर रूम में, और फिर हम उसको एक रख दिया, तो एक लोडेड कंडीशन का रूम, मतलब कंडीशन का मतलब एक हमने मतलब सराउंडिंग्स दे दिया, और फिर उस कंडीशन में लोडेड कंडीशन में डाटा लॉगर प्लॉट करके कर देते हैं। या फिर अगर नहीं आया है, तो उस केस में क्या करेंगे हम,
कि जो भी मेरा डमी मटेरियल्स है, डमी मटेरियल को पैलेट्स पे रख के और एक उसको एक रूटीन मतलब रूटीन स्टेज में जैसा मेरा वो स्टोर रूम दिखने वाला है वैसा उसको मतलब एक कंडीशन देके और फिर हम लोडेड कंडीशन में जो भी हमारा डाटा लगा प्लॉट करके मैपिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा हो गया, दो तरह से हम करते हैं पीक्यू स्टेज में लोडेड कंडीशन की मैपिंग, राइट। तो ये है फ्रेंड आपका एम्प्टी कंडीशन, लोडेड कंडीशन अबाउट द एरिया। नाउ वी विल कम टू द मैपिंग स्टडी ऑफ द इक्विपमेंट्स, राइट। अच्छा, इसमें एक और चीज है फ्रेंड्स, इसमें एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप खत्म करते हैं। ये तो मेरा इनिशियली मेरा जो भी मेरा स्टोरेज एरिया है, लेट्स से आरएम स्टोरेज रूम जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो मेरा क्वालिफाइड हो गया, राइट। अच्छा, उसके बाद जब भी हम वैलिडेशन मास्टर प्लान, उसके हिसाब से जो मेरा प्लान का शेड्यूल होता है, तो उसके हिसाब से जब भी रिक्वालिफिकेशन आएगा ना रिक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। रिक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जैसे सपोज करिए आज मेरी 8 फरवरी है, ठीक है। 8 फरवरी को जो एरिया मेरा, मान लीजिए कोई एक नया एरिया, उसकी वो एरिया की मैपिंग स्टडी कंप्लीट हो गई, बहुत एमटीएन लोडेड आल्सो, और उसके साथ जो भी उसकी डोज सबलेशन स्टडी है और आपका पावर फेल स्टडी, सारा कुछ कंप्लीट हो गया, राइट, विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर एरिया। उसके बाद हमारा रेडी हो गया। अच्छा, तो उसके बाद अब जो हम अगला जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेंगे वो आपको पता ही है, बेस्ड अपॉन रिस्क असेसमेंट। फार्मा इंडस्ट्री में कोई भी अगर रिक्वालिफिकेशन की जब भी बात आएगी ना फ्रेंड्स, ये आप लोग अपनी गांठ मान लो, तो जब भी बात आएगी तो हमें जब भी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है वो डिसाइड होगी हमेशा इसके बेसिस पे। कभी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 5 महीने बात कर दो, 1 साल बात कर दो, ना 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 ना, ये चलेगा। ये है पूरा माई बाप, यही है रिस्क असेसमेंट, यही बोलता है कि कब करना है, इसके हिसाब से पता ही है आपको। इसके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया रिस्क असेसमेंट के बारे में कि क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, कैसे कैसे आरपीएन नंबर, एसओडी क्या होता है, राइट, कैसे एसओडी को मल्टीप्लाई करके एस इंटू डी इंटू के बेसिस पे कैसे आरपीएम निकालते हैं, वो सब हम एक फर्दर डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको, क्योंकि अभी एक चेंजेस भी आएगा गाइडलाइन में, आपको पता ही होगा क्यूआरएम में, आईसीएच क्यूआरएम की अगर बात करें, कुछ उसने अमेंडमेंट्स अमेंड करें कुछ पॉइंट्स को, लाइक अगर 2-3 बातें हैं, जैसे उसने बोला है कि अभी तक क्या था कि रिस्क असेसमेंट एक जनरलाइज रिस्क असेसमेंट का कॉन्सेप्ट था, अभी वो क्या बोल रहा है कि वी हैव टू गो मोर सब्जेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस। अब ये ऐसा बोलता है कि ज्यादा सब्जेक्टिव हमें अप्रोच रखनी है, मतलब सपोज जिस चीज का हम आरे कर रहे हैं तो उसमें सब्जेक्टिव चीज ज्यादा डालनी है अपने को, rather than going for any generalized kind of statement, हमें सब्जेक्टिव होना है। ये सब चीजें वो डिस्कस करेंगे, राइट। अभी हम यहाँ पर रिस्क असेसमेंट पे हमने डिसाइड कर लिया, तो 8 फरवरी 2023 को हमारा एरिया रेडी हो गया, पीक्यू के बाद एम्प्टी एंड लोडेड कंडीशन की मैपिंग हो गई, ठीक है। अगली फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो ये बताएगा कब आएगी, तो लेट्स से कि 1 साल बाद आ रही है, ठीक है, या फिर 3 साल। जनरली जो मैपिंग की बात करते हैं तो 3 मतलब जो वेरी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है वो अगर हम बात करें तो वो मतलब इनिशियल के बाद वो जो अगली मैपिंग आएगी वो 3 साल बाद आएगी, राइट। अच्छा, और जब भी फ्रीक्वेंसी आएगी तो 3 तरह से होगी, सीजनल मैपिंग होगी, लाइक अगर 3 सीजन होते हैं, हॉट या फिर समर, ऐसे समय समर, विंटर एंड रेनी, ठीक है। 3 हर साल में 3 सीजन होते हैं, तो तीनों सीजन में अपने को उस पर्टिकुलर एरिया का जो भी हमने क्वालिफाई करा है उसकी मैपिंग तीनों सीजन में करनी है। रीजन, बिकॉज as the season changes, my dry my hot and cold spot will also be change, right, definitely। समर में जो मैंने मान लीजिए रूम है, तो मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड है मेरा, ये मेरा ड्राई स्पॉट है या फिर हॉट स्पॉट है, ठीक है, और मान लीजिए ठीक है, या फिर ये कोल्ड स्पॉट है, तो जब ठंडी आएगी तो ये चेंज हो जाएगा। इसलिए मतलब इन ऑर्डर टू कीप अपडेटेड आवर एरिया, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द सीजन और विद रिस्पेक्ट टू द वेदर, हम सीजनल मैपिंग करते हैं, चाहे वो समर हो, विंटर हो या रेनी हो, सब में करते हैं, ठीक है। जब भी अगली फ्रीक्वेंसी आएगी तो ये 3 कंडीशन में हमें करना ही करना है पूरे साल में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज ये है फ्रेंड्स कि जब भी हम मैपिंग करेंगे तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन से, अच्छा उसमें कुछ ब्रैकेटिंग अप्रोच भी लगाते हैं, जैसे कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो मेरे होते हैं लॉन्ग टर्म स्टोरेज एरिया, राइट, और कुछ होते हैं मेरे शॉर्ट टर्म स्टोरेज एरिया, राइट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कुछ है। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं केवल इक्विपमेंट तक स्टिक रहूंगा, राइट, जो हम एरिया के बारे में बताऊंगा, और अगले सेशन में पार्ट 3 भी करेंगे इसका, उसमें मैं इक्विपमेंट पार्ट को कवर करेंगे, राइट।
सो क्योंकि आई एम श्योर वो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और थोड़ा बोर ना लगे, तो थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए यहीं पे हम इसको खत्म करेंगे इक्विपमेंट मतलब एरिया पार्ट में, और उसके बाद हम अगला पार्ट जो करेंगे पार्ट थर्ड, उसमें हम इक्विपमेंट पार्ट को कवर करेंगे, राइट। सो अभी हम यहाँ पे बताते हैं लॉन्ग टर्म स्टोरेज एरिया। कुछ ऐसे एरिया होंगे फ्रेंड्स, जैसे हमारी आरएम स्टोरेज एरिया है, आपका टैबलेट क्वारंटाइन एरिया है, फिनिश प्रोडक्ट क्वारंटाइन रूम है, राइट, जिसको बीएसआर में बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका रॉ मटेरियल सैंपलिंग रूम है, डिस्पेंसिंग रूम है, जो भी आपका जहां जहां भी हमारी मैपिंग की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे एरिया जहां पे जो भी हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है या फिर लेट्स से कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, उसको हम जो भी उसकी एक स्टेप एक्टिविटी हो गई या फिर एक्टिविटी नहीं भी हो, तो वहां पे उसको हमें लंबे टाइम तक उसको स्टोर करना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मतलब बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट, उसको लंबे टाइम तक उसको स्टोर करना टिल जब तक कि उसका कुछ अगले स्टेप की मतलब रिक्वायरमेंट ना आ जाए, उसको वहां से निकाल के अगले स्टेप पे ना डालना हो, ठीक है। तो ऐसे इस एरिया को बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज एरिया। तो जो उसकी जो सीजनल मैपिंग होगी ना, वो हमारी जब भी हमारी सीजनल रिक्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं, तो वो फॉर 7 डेज होगी, राइट, फॉर 7 डेज। अब ये कहां से आया? अगेन रिस्क असेसमेंट, ठीक है, रिस्क असेसमेंट सबसे बेस्ट बता रहा हूं टूल, रिस्क असेसमेंट से आएगा कि हमें ये बताएगा रिस्क असेसमेंट कि जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज एरिया है, ठीक है, उसमें हम कोई मटेरियल स्टोर कर रहे हैं ना, जब भी आरए करेंगे, इसका सब्जेक्टिव आरए जो कि अभी आईसीएस स्टूडेंट बोलता भी है, तो जब भी हाँ, तो मैं जो बता रहा था फ्रेंड्स कि जो भी ये जो नंबर ऑफ डेज डिसाइड होंगे, वो डिसाइड होंगे एसओडी के बेसिस पे, राइट, ठीक है। अच्छा, कि मतलब ये बताएगा कि मतलब कितना क्रिटिकलिटी है मेरा विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस, वो एरिया मेरा, उसके हिसाब से मेरा नंबर डेज डिसाइड होंगे ना, भी हम 7 दिन पकड़ते हैं। और शॉर्ट टर्म एरिया वो ऐसे मेरी एरिया है जहां पे जो भी हमारा इंटरमीडिएट जो स्टेज की जो प्रोडक्ट है या मटेरियल है, उसको हमें मतलब 24 घंटे 48 घंटे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमें रखना है। उसकी जो मैपिंग स्टडी करते हैं वो हम 3 डेज करते हैं, या फिर हम ऐसे बात करें 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच में, या फिर 72 घंटे, इससे ज्यादा नहीं करते। इससे ज्यादा कि मतलब वो इसके बेसिस पे आया, रिस्क असेसमेंट के बेसिस पे कि 1 दिन से लेकर 3 दिन के बीच में वो खत्म हो जाता है। तो ये है फ्रेंड्स मेरा अबाउट टेम्परेचर मैपिंग ऑफ द एरियाज, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग फेज, मतलब इनिशियली जब उसको हम क्वालिफाई करते हैं तो एम्प्टी और लोडेड कंडीशन की मैपिंग करते हैं। उसके बाद उसकी मतलब जो भी उसके ओकी और पैरामीटर्स वगैरह हैं, डोर्साबिलिटी स्टडी, पावर फेल स्टडी, वो सब करने के बाद, ठीक है। और फिर जब भी हम सीजनल मैपिंग, जब भी हम रिक्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो उसमें हमें 3 सीजन पकड़ने होते हैं, समर, विंटर, रेनी, 3 सीजन में हम स्टडी करते हैं। अगेन कंडीशन में लॉन्ग टर्म जो भी वो देख लेंगे कि जो मेरा एरिया है वो मेरा लॉन्ग टर्म में आ रहा है कि शॉर्ट टर्म में आ रहा है, उसके हिसाब से फिर हम मैपिंग प्लान करते हैं। सो ये फ्रेंड्स है, ये हमारा आज का पार्ट 2 अबाउट टेम्परेचर मैपिंग, जिसमें हमने स्पेसिफिकली एरियाज के बारे में हमने फोकस करा कि एरिया को कैसे, जब भी एरिया मेरा कोई भी कंट्रोल्ड एरिया या फिर स्टोरेज एरिया, जब भी वो उसकी एरिया क्वालिफिकेशन हो गई, जब भी क्वालिफाई हो गया एरिया, जब भी उसको फर्स्ट टाइम मैपिंग करते हैं तो कैसे कैसे प्लॉट करते हैं, राइट। ये हो गया मेरा, ठीक है। और अगले पार्ट में फ्रेंड्स हम जो इक्विपमेंट पार्ट है अबाउट जो भी इक्विपमेंट है जिसकी मैपिंग रिक्वायरमेंट रहती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। सो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और प्लीज एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने कमेंट जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए।